हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डीएनएस के दो सेक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन 120 और सेक्शन 121। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। इन दोनों सेक्शन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ कराऊंगा इस वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले सेक्शन 120 का जो टाइटल है उसको पढ़ते हैं। टाइटल है संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो दोस्तों यहां पर टाइटल में लिखा हुआ है कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं संस्वीकृति का। संस्वीकृति का मतलब है दोस्तों कबूल कर लेना, यानी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए है और बी है। ए ने क्या किया, बी का कोई सामान चुरा लिया। ए ने बी का सामान चुरा लिया। तो अगर ए अपने मुंह से ये बोल दे कि हाँ मैंने बी का सामान चुराया है, तो वो हो जाएगी संस्वीकृति, अर्थात गुनाह को कबूल कर लेना। तो गुनाह को कबूल कर लेना संस्वीकृति का दोस्तों एक सीधा सा मीनिंग है। अब इसमें दो बातें कही गई है कि संस्वीकृति उद्यापित करने। उद्यापित का मतलब होता है हासिल करने, यानी किसी का गुनाह कबूल कराने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन होता है दोस्तों रिकवरी, यानी संपत्ति को वापस प्राप्त करना, कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। यानी इस सेक्शन में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए उपहति या घोर उपहति कारित करता है कि या तो वो गुनाह को कबूल करे, नंबर एक चीज, या दूसरा वो कोई प्रॉपर्टी की रिकवरी करे। अब सेक्शन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। सब सेक्शन 1, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहृत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या उपहृत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये तो दोस्तों हमने सेक्शन पढ़ लिया। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है, इसका सब सेक्शन में क्या कहा गया है। अब हम इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे। देखिए ये कहता है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहृत व्यक्ति से, यानी जिसको चोट पहुंचाई जा रही है, या उससे हितबद्ध अर्थात उसके परिवार वाले किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति यानी कोई गुनाह कबूल करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक ए नाम का पुलिस वाला है और वो बी नाम के एक व्यक्ति को पकड़ के थाने में ले जाता है। बी नाम के व्यक्ति पर चोरी करने का आरोप है। अब ये जो ए नाम का पुलिस वाला है ये बी से कहता है कि भाई तू अपने गुनाह को कबूल कर ले कि मैंने ही चोरी की है, वरना मैं तेरे साथ मारपीट करूंगा। बी मना कर देता है तो ए क्या करता है, उसको
चोट पहुंचाता है यानी उसके साथ मारपीट करता है। तो दोस्तों ए का कार्य इस धारा में आ जाएगा, यानी ए जो पुलिस वाला है उसने जो बी को चोट पहुंचाई है मारपीट करके, तो ए का कार्य इस धारा में आ जाएगा। और ए ने किस लिए बी के साथ मारपीट की है? संस्वीकृति करने के लिए, अर्थात गुनाह को कबूल करने के लिए। संस्वीकृति को दोस्तों इंग्लिश में कन्फेशन कहा जाता है। तो ए ने मारपीट किस लिए करी बी के साथ? कि वो गुनाह को कबूल कर ले कि भाई मैंने ही सामान चुराया है। तो या तो इसलिए कोई व्यक्ति मारपीट करे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैंने आपको पुलिस वाले का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक इसमें एक आम आदमी भी हो सकता है, जैसे कोई आम आदमी ए है और एक बी नाम का व्यक्ति है। अब बी नाम के व्यक्ति को ए ये कहता है कि भाई तूने ही मेरा सामान चुराया है, या तो तू कबूल कर ले कि मैंने सामान चुराया है वरना मैं तेरे साथ मारपीट करूंगा। और ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये बी नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करता है। तो ए ने मारपीट क्यों करी बी के साथ? क्योंकि वो चाहता था कि बी कबूल कर ले कि बी ने ही ए का सामान चुराया है। तो इसलिए ए ने कौन सा अपराध किया है? इस धारा के अनुसार संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए बी को उपहतिकारित करी है। अब आगे बढ़ते हैं धारा में। या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके। वही बात है कि भाई जैसे ए नाम का एक पुलिस वाला है, बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। बी नाम के व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है। अब ए नाम का जो पुलिस वाला है वो बी से कहते हैं कि भाई जो अपराध करने का तेरे ऊपर आरोप है उसके बारे में मुझे सही सही बता दे पूरी बात, कि उस अपराध में कौन कौन शामिल थे, मुझे पूरी बात बता दे वरना मैं तेरे साथ जो है मारपीट करूंगा। बी कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है। ए क्या करता है? बी के साथ मारपीट करता है। तो ए बी के साथ मारपीट क्यों कर रहा है? जिससे बी अपराध के बारे में पूरी जानकारी ए को दे दे। तो ए ने इस धारा के अनुसार अपराध किया है। और अपराध क्यों किया है? क्योंकि ए ने बी के साथ मारपीट करी है। प्रयोजन क्या था ए का? अपराध के बारे में पता लगाना। अब आगे बढ़ते हैं। उद्यापित की जाए या उपयुक्त व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए। जैसे इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का एक पुलिस वाला है और वो बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। बी नाम के व्यक्ति पर चोरी का आरोप है। अब ए नाम का पुलिस वाला बी से कहता है कि भाई जो तुमने सामान चुराया है वो मुझे दे दे वरना मैं तुम्हारे साथ मारपीट करूंगा। बी मना कर देता है कि मेरे पास कोई सामान नहीं है। ए क्या करता है? बी के साथ मारपीट करता है चोरी की वस्तु प्राप्त करने के लिए, यानी रिकवरी करने के लिए। ए बी को कहता है कि भाई तूने जो चोरी का सामान छिपाया हुआ है उसके बारे में बता दे। तो इसमें दोस्तों प्रत्यावर्तित का मतलब है रिकवरी, यानी संपत्ति की रिकवरी करने के लिए मारपीट करना। तो ए नाम का पुलिस वाला संपत्ति को रिकवरी करने के लिए बी के साथ मारपीट करता है, तो उसने इस धारा के अनुसार अपराध किया है। अब आगे बढ़ते हैं। या किसी दावे या मांग की पुष्टि। दावे या मांग की पुष्टि। दोस्तों दावे या मांग की पुष्टि का भी हम एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है और एक ये बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति बी से कहता है कि भाई जो तुमने मेरे से 1 महीने पहले 10,000 रुपए लिए थे, 10,000 रुपए लिए थे,
उनके बारे में मुझे एक पेपर पे लिख के दे दे कि हाँ मैंने ए से 10,000 रुपए लिए थे, वरना मैं तेरे साथ मारपीट करूंगा। तो ए ने बी से क्या कहा कि भाई जो तुमने 1 महीना पहले मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, उनके बारे में मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो कि मैंने ए से 10,000 रुपए लिए थे और मैं इसको इस तारीख को लौटा दूंगा, अगले महीने की 1 या 2 तारीख को, वरना मैं तेरे साथ मारपीट करूंगा। तो बी मना कर देता है कि मैं नहीं ऐसा कोई भी पेपर लिखूंगा। तो ए क्या करता है, बी के साथ मारपीट करता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, इस धारा के अनुसार अपराध किया है। और ए का क्या प्रयोजन था, दावे या मांग की पुष्टि करे, यानी जो ए का क्लेम है उसका भी कंफर्मेशन कर दे उस पेपर पे लिख के। तो इसलिए ए ने इस धारा के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया है। या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। प्रत्यावर्तन दोस्तों वही है कि उसका जो है रिकवरी वगैरह कराई जा सके। तो अगर हम दंड की बात करें तो दोनों में से किसी भांति का कारोबार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो ये तो थी धारा दोस्तों 120। अब इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं, दृष्टांत की बात करूं, तो इसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं। एक बारी जल्दी से हम दृष्टांत पर भी गौर कर लेते हैं। क्या दृष्टांत, क्या जो एक पुलिस अधिकारी से या संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे प्रेरित करने के लिए यातना देता है, क्या इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। जो इसका एग्जाम्पल का है उसमें बताया गया है कि क्या जो एक पुलिस अधिकारी है वो या से संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसके साथ यातना देता है, यानी उसके साथ मारपीट करता है, तो क्या ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। अगर मैं बी एग्जाम्पल की बात करूं, का जो एक पुलिस अधिकारी है खाते यह पता लगाने के लिए कि उसे अमुक चुराई हुई संपत्ति कहां रखी है, तो प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है, क्या ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। बी एग्जाम्पल दोस्तों कहता है कि क्या जो एक पुलिस अधिकारी है बी को इसलिए यातना देता है कि वो ये बता दे कि उसने जो चुराई हुई संपत्ति है वो कहां रखी है, यानी वही रिकवरी का मामला जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह रिकवरी कराने के लिए मारपीट करना। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करें सी एग्जाम्पल की, तो सी कहता है कि का एक राजस्व अधिकारी राजस्व की वह बकाया जो यह द्वारा शोध्य है, यानी यह के ऊपर कुछ रिवेन्यू है, देने को यह को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। यानी क्या जो है वो एक रिवेन्यू ऑफिसर है और यह को इसलिए यातना देता है क्योंकि उसके ऊपर जो है कुछ रिवेन्यू बचा हुआ है, रिवेन्यू ड्यू है। तो क्या ने इस धारा के अधीन अपराध किया है दोस्तों। अब दोस्तों इसका सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसेक्शन 2 जो है इसका वो घोर उपहति के बारे में बात करता है, यानी जो बातें ऊपर बताई गई हैं धारा में, उपधारा 1 में, अगर उन्हीं बातों को करते हुए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा घोर उपहति कारित कर दे, यानी स्वेच्छा घोर उपहति जैसे किसी का हाथ पैर तोड़ दे, दांत तोड़ दे, इस तरीके की बातें अगर कर दे, स्वेच्छा घोर उपहति कर दे, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि भाई जो सबसेक्शन 1 में बातें दी गई हैं उनको करते टाइम अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपहति कारित कर दे तो उसके जो कारावास की अवधि है वो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं धारा 121 के बारे में। तो दोस्तों धारा 121 कहती है
धारा 121 का टाइटल कहता है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपति या घोर उपति कारित करना। यानी लोक सेवक है कोई, पब्लिक सर्वेंट है। लोक सेवक का सीधा सा मीनिंग दोस्तों अगर मैं आपको सामान्यतः बताऊं तो लोक सेवक का सीधा सा मीनिंग है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य से भयोपरत अर्थात डराने के लिए स्वेच्छा उपति या घोर उपति कारित करना। अब दोस्तों टाइटल तो हमने पढ़ लिया, टाइटल का तो इतना सा मतलब है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य से डराने धमकाने के लिए स्वेच्छा उपति या घोर उपति कारित करना। अब हम इसको सब सेक्शन 1 को रीड करते हैं। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों सब सेक्शन 1 को हमने रीड कर लिया। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं कि भाई इस सेक्शन का क्या मतलब है, ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों इसमें बात करी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक हो, सरकारी कर्मचारी हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, यानी सीधा सा मीनिंग है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो और वो ऑन ड्यूटी हो, यानी वो ऑन ड्यूटी हो और आप उसको कोई भी काम जो वो अपनी ड्यूटी में कर रहा हो, उस काम को रोकने के लिए आप उसको डराते धमकाते हो, आप उसको डराते धमकाते हो, और इसी डराने धमकाने में आप उसको क्या पहुंचा देते हो, स्वेच्छा उपति अर्थात उसके साथ मारपीट करते हो। उसको डराने धमकाने के लिए आप उसके साथ मारपीट करते हो। एक तो ये चीज है कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो अपना काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी पे है, और आप उसको उसके काम से रोकने के लिए कि भाई तू ये मत कर, उसको आप डरा धमका के और उसको आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, यानी स्वेच्छा उपति उसको कारित कर रही है। या ऑन ड्यूटी है कोई सरकारी कर्मचारी और उसने अपनी ऑन ड्यूटी के दौरान कोई काम कर दिया, और उस काम करने के बाद आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जैसे इसको एक बहुत से जो है ना आसान हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये एक बैंक ऑफिसर है, इसको हम एक बैंक ऑफिसर मान लेते हैं एसबीआई का। ये एसबीआई का बैंक ऑफिसर है, तो ये क्या हो गया, एक पब्लिक ऑफिसर हो गया। तो ये नाम का व्यक्ति जो बैंक का ऑफिसर है एसबीआई का, वो क्या हो गया, वो पब्लिक ऑफिसर हो गया, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट है, ये बी नाम के व्यक्ति के इसने बी नाम के व्यक्ति ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है बैंक से अपने घर पे, और ये लोन को अदा नहीं कर पाया। तो बैंक ने क्या किया कि बैंक ने लीगली तौर पे इसको नोटिस वगैरह दिए, इसने तब भी ध्यान नहीं दिया, और बैंक ने फाइनली क्या किया कि बैंक का जो अधिकारी था, ए नाम का अधिकारी, वो इसके घर पे पहुंच गया इसको इसके घर को सीज करने बी के, कि भाई इसने घर पे लोन लिया हुआ था और इसने बहुत समय तक नोटिस देने के बावजूद लोन जमा नहीं किया, तो हम इसके घर को आज सीज करेंगे। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है, लोक सेवक है, ये बी के घर जाते हैं सीज करने। अब बी क्या करता है कि वो गुस्सा हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो ए के साथ मारपीट करता है। यानी ए जो है सरकारी कर्मचारी है, ऑन ड्यूटी है, और ए का क्या कर्तव्य है कि वो बी के घर को सीज कर दे। तो
ए को डराने धमकाने के लिए, जिससे वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे, बी क्या करता है, ए के साथ मारपीट करता है। तो एक तो इस धारा का ये मतलब हो गया। तो बी ने क्या किया, इस धारा के अकॉर्डिंग ऑफेंस कर दिया। दूसरा कि जैसे ए नाम का एक ऑफिसर है, वही हम बैंक ऑफिसर का एग्जाम्पल लेते हैं, बी नाम का व्यक्ति है। इसने क्या किया, बी ने वही लोन ले रखा था, ए बी के घर पे पहुंच गया। जब ए बी के घर पे पहुंचा तो बी उस टाइम पे घर पे नहीं था। तो ए ने क्या किया, बी के घर पे ताला लगा के और वहां पे बोर्ड लगा दिया बैंक का कि भाई ये बैंक के कब्जे में आ गया है बी का हाउस। तो जैसे ही ए ने बोर्ड लगाया, बी तुरंत वहां पे पहुंच गया, तुरंत अपने घर पे पहुंच गया। और ए के काम देख करके, ये सारे काम ए के देख करके बोर्ड वगैरह लगाने का, बी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ए के ऊपर। तो बी ने क्या किया, ए के साथ मारपीट कर दी। तो ये क्या हुआ दोस्तों, बी ने ऑफेंस कर दिया इस धारा के सेकंड पैरा के अकॉर्डिंग। क्योंकि सेकंड पैरा इसमें क्या कहता है कि कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणाम स्वरूप। तो कौन सी बात थी दोस्तों, बात थी दोस्तों बैंक का पैसा रिकवर करने के लिए बी के घर को ताला लगाना, ये तो बात थी। और परिणाम स्वरूप इसके क्या किया, इस बात के परिणाम स्वरूप बी ने ए के साथ मारपीट कर दी। तो बी ने यहां पे ऑफेंस कर दिया इस धारा के अकॉर्डिंग। आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके सब सेक्शन 2 को समझ लेते हैं। सब सेक्शन 2 की पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए जाने के लिए प्रेरित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दोस्तों सब सेक्शन 2 में बताई गई है कि भाई जो सब सेक्शन 1 में बातें बताई गई थी, अगर उनको करते टाइम वही बातें रिपीट करी गई है सब सेक्शन 2 में भी। बस फर्क क्या है कि सब सेक्शन 1 बात करता था उपहति के बारे में, स्वेच्छा उपहति यानी हल्की मारपीट के बारे में। सब सेक्शन 2 बात करता है गंभीर चोट के बारे में। जैसे अगर किसी सरकारी कर्मचारी का ऑन ड्यूटी पे मारपीट के दौरान कोई हाथ पैर तोड़ देता है या दांत तोड़ देता है, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेच्छा घोर उपहति हो जाएगी। तो सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया, स्वेच्छा उपहति। और सब सेक्शन 2 में ये डिफरेंस है सब सेक्शन 1 से कि सब सेक्शन 2 बात करता है स्वेच्छा घोर उपहति की। अब घोर उपहति होती है गंभीर चोट। तो सब सेक्शन 1 में कितनी सजा थी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी। सब सेक्शन 2 में सजा बढ़ जाएगी क्योंकि सब सेक्शन 2 में गंभीर चोट है। तो सब सेक्शन 2 में सजा के बारे में बताया गया है कि दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकेगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, यानी मिनिमम 1 साल की सजा बिल्कुल होगी, 1 साल से कम की सजा तो नहीं होगी, जिसको बढ़ाया जा सकेगा 10 वर्ष तक। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ऑफेंस करेगा, उसको सजा कम से कम तो दी जाएगी 1 साल की, और अधिक से अधिक 10 साल तक की हो सकेगी, और प्लस उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों सेक्शन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।